रखना, इस वीडियो को जरूर देखना और देखना कि इस सवाल में क्या दमदारी चीजें हैं और एक ऐसे सवाल घुमा रही है। और प्रतिदिन इसी तरह से सवाल मिले तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको प्रतिदिन ये वीडियो मिल सके। ग्रुप डी में जो जीएस आपको पढ़नी है वो जीएस मिल सके, जीएस को अच्छे से रिवाइज कर सके। ठीक है, तो जीएस और जीके दोनों चीज मिलेगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव जो है, इंपॉर्टेंट जो है, वो हम लेकर के आए हैं जीएस। ठीक है, जीएस लेकर के आए हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से इन सवालों को देखें। देखिए इसमें पहला सवाल आपके कर रही है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें पहला सवाल आपको कर रही है कि आम तौर पर बिजली के बल्ब आमतौर पर बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए, कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस? क्या ऑक्सीजन भरी जाएगी? क्या नाइट हाइड्रोजन भरी जाएगी? क्या कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाएगी? क्या 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 नाइट्रोजन भरी जाएगी? तो आपका ऑप्शन होगा डी, इसमें जब भी भरे जाएगा तो नाइट्रोजन। क्या है कि ऑक्सीजन भराएगा नहीं, हाइड्रोजन भराएगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भराएगा नहीं बल्ब में, जब भी भराएगा तो नाइट्रोजन भराती है। क्या भराती है? नाइट्रोजन। तो इस सवाल हमेशा याद रखना कि बल्ब में आमतौर पर किस गैस को भरेंगे? तो नाइट्रोजन गैस को भरेंगे। चलिए अगली आपका सवाल है, दूसरा जो सवाल है, मेरे प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ, तथा कौन से धातु जो है अन्य धातुओं के साथ मिलकर अम्ल गम बनाती है? अम्ल गम बनाती है। क्या टीन के साथ, पारा के साथ, शीशा के साथ, जिंक के साथ? किसके साथ मिलकर के बनाएगा? किसके साथ मिलकर के बनाएगा? किसके साथ मिलकर के? टीन, पारा, शीशा, जिंक, किसके साथ मिलकर के बनाएगा? तो आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि पारा के साथ ये मिलकर मरकरी के साथ मिलकर के ये काम करेगी। किसके साथ? मरकरी के साथ। तो हमेशा याद रखना, अम्लगम बनाएगी पीले पदार्थ को तो पारा के साथ मिलकर के बनाएगी। चलिए आपका सवाल तीसरा सवाल जो प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल जो प्रेजेंट है वो है ब्रोमीन। कहता है ब्रोमीन एक क्या है? काला ठोस है, लाल द्रव है, रंगहीन गैस है, या अत्यधिक ज्वलनशील गैस है? जल्दी से बताएंगे। तो आपको बता दें ये लाल द्रव है। ये क्या है? लाल एक द्रव है। द्रव पारा जिस तरह से होती है उस तरह से ब्रोमीन होता है और यह एक लाल द्रव होता है। ठीक है, ब्रोमीन। तो ये सब सवाल आपको पूछा गया बहुत ही। देखिए इसमें कहें हम कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 है कि CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O कि CaSO4 डॉट 10H2O? क्या होगा? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे, क्या होगी? तो हम आपको बता दें, ए होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखो इस तरह से लिखल है 1/2 इस तरह से सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। देखिए पांचवा सवाल आपकी ओर आया। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल कि क्लोर क्षार प्रक्रियाएं के दौरान कौन सी गैस निकलती है? देखो क्लोर क्षार Cl, क्लोर क्षार जो है, क्षार का मतलब OH, क्षार का मतलब समझो OH। जब ये क्रिया होगी, क्या होगी? क्रिया होगी तो इससे जब भी निकलेगा, इससे जब भी गैस निकलेगा तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। तो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कि हाइड्रोजन निकलती है कि नाइट्रोजन निकलती है कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है? जल्दी से बताएंगे। तो हम आपको बता दें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अभी बताए ना कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, चलिए छठा सवाल मेरे प्यारे बच्चे, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड AlO2 Al2O3 की Al3O2? तो हम सबसे अच्छा है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोला गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड।
समझो कि सर कैसे एल्युमिनियम का Al होता है, ऑक्साइड जो है इसका 2 होता है और इसका वैलेंसी 3 होता है, संयोजकता 3 होता है। तो इसका संयोजकता इस पर जाएगा तो क्या बनेगा, Al2 बन जाएगा, और इसका संयोजकता इस पर जाएगा तो O3 बन जाएगा। तो तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सातवां सवाल क्या कहती है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस, जो हमारे ग्रीन हाउस लगाई जाती है घरों में, घरों का कहने का आप ग्रीन हाउस समझ रहे हैं, पेड़ पौधे जहां है, तो ग्रीन हाउस में से कौन गैस नहीं है। मीथेन नहीं है, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, कि सॉरी नाइट्राइट ऑक्साइड नहीं है, कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कि हाइड्रोजन नहीं है। कौन नहीं है, जल्दी से बताएंगे। तो एक चीज बता दें, हमारा हाइड्रोजन नहीं होगा, बाकी सब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है, मीथेन भी होती है, लेकिन कौन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए, 8वां सवाल, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाती है। क्या गुण को आकर्षित करता है हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन ग्रुप को, क्या चीज आकर्षित करता है, जल्दी से बताना। क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखता है, विद्युतीय धनात्मक, क्या इसे विद्युतीय धनात्मक के कारण, कि विद्युतीय रसायन के कारण, कि विद्युतीय ऋणात्मक के कारण। तो देखो, बांध कर रखेगा विद्युतीय ऋणात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक के कारण, विद्युतीय ऋणात्मक के कारण इसे बांध कर रखेगा। एक बात याद रखना कि ये ऋणात्मक विद्युतीय के कारण बांध करके रखती है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास प्रेजेंट हुआ है, अगला सवाल प्रेजेंट है। अब अगला सवाल क्या प्रेजेंट है यहाँ पर बच्चे देखें। ठीक है, अगला सवाल क्या प्रेजेंट है यहाँ पे देखें। चलिए, अगला सवाल को देखिए, थोड़ा उन बड़ा ही सवाल कर दिए थे हम। ठीक है तो बहुत ही छोटा, लेकिन बहुत ऊंचाई तक चला गया है। ठीक है, इसमें कहता है एकारेजिका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस अनुपात में ताजा तैयार किया गया मिश्रण है। तो भाई, ये ताजा तैयार किया मिश्रण जो है, ये 3 अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। 3 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। 3 अनुपात 1 होगा। ठीक है, 3 अनुपात 1 में तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल कह रहा है यदि आपके मुंह में पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है। अगर मेरे मुख में क्या है, मुंह में क्या है, 5.5 से पीएच मान क्या हो जाए, कम हो जाए तो क्या होता है। क्या मुंह के बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्या बैक्टीरिया चीनी का उत्पादन करेंगे, क्या दांतों का इनामेल खराब होने लगेगा, क्या लार अम्ल को उदासीन कर देगी। तो हम बता दें मेरे प्यारे साथियों कि अगर मेरा पीएच मान कम गया तो ये क्या करेगा ना, दांतों का इनामेल खराब होने लगेगा, और दांतों का इनामेल खराब होने लगेगा तो दांत फिक्स है कि खोड़ हो जाएगा। अब दांत खोड़ हो जाएगा तो दांत में खोड़ जो होगा वो दांत इतना दर्द देगा, खोड़ होने के बाद इतना दर्द, क्योंकि इसका इनामेल समाप्त कर दिया गया। अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ने से क्या कर दिया, इनामेल को छिद्र कर दिया। तो इसमें एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं दंत अस्थि क्षय रोग। क्या कहते हैं, दंत अस्थि क्षय रोग। इनामेल के खराब होने के चलते उसमें एक दंत अस्थि क्षय रोग हो जाता है, जिसे हम लोग फोड़ कहते हैं, उसमें एक रोग उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा कि दांतों का इनामेल खराब होने लगेगा। चलिए, 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कहती है देखना। 11वां क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के आवर्त 4 में रखी गई सामान्य अक्रिय गैसों कौन सी है। कौन सी अक्रिय गैस है, जीनॉन है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है। तो ये जो चौथा है, ये चौथा जो आएगा भैया, ये चौथा जो आएगा डी ऑप्शन आएगा, क्रिप्टॉन होगा। ये तो होगा नहीं, नहीं तो जीनॉन होगा, नहीं तो आर्गन होगा, नहीं तो नियॉन होगा, तो होगा कौन, क्रिप्टॉन। तो ये चौथा में रखी गई सामान्य तत्व जो है क्रिप्टॉन है। कौन है, क्रिप्टॉन है। आप पीरियोडिक टेबल देख लेना। ठीक है, 12 की सवाल करती है, 12 की सवाल है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सिंपल है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन, बहुलीकरण या साबुनीकरण, एस्टिकरण। भाई साबुन बन रहा है तो साबुनीकरण कहलाएगा।
अरे साबुन बन रहा है, साबुनीकरण कहलाएगा, ठीक है। और सरफ बनेगा तो एस्टीकरण कहलाएगा, तो साबुनी बन रहा है तो साबुनीकरण। चलिए 13 की सवाल है, 13 की सवाल है, कहता है शीतल पेय जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, क्या कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, कौन सा अम्ल मौजूद होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल जो है, कौन सा अम्ल जो है बाबू, कौन सा अम्ल जो है, 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 तो देखो ऑक्सेलिक अम्ल की टार्टरिक अम्ल की सिट्रिक अम्ल की कार्बोनिक अम्ल, क्या होगा, कार्बनिक अम्ल, कौन सा अम्ल होगा जल्दी से बताइए। तो भाई ये कार्बनिक अम्ल होगा, क्या होगा, कार्बनिक अम्ल होगा, क्या होगा, कार्बनिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होगा नहीं क्योंकि दही में पाई जाती है, ठीक है, खट्टे चीजों में। टार्टरिक अम्ल भी नहीं होगा, सिट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही को मिल रहा है, कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल डी ऑप्शन होगी, 13 का डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि किसी तत्व की द्रव्यमान, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किसके संख्याओं का योग्य होती है। बताइए किसी भी तत्व का अगर द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे अर्थात ए बराबर निकालेंगे तो पी प्लस एन होता है, पी प्लस एन। तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों का, तो नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है। द्रव्यमान निकालोगे परमाणु द्रव्यमान तो ए बराबर पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी हो सकता है लेकिन कहीं पर न्यूट्रॉन दिखा नहीं, तो देखिए ऑप्शन है कोई इसमें और दिख रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन मेन रूप से हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ए बराबर पी प्लस एन, तो आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। चलिए आगे सवाल कहा गया, करण निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इनमें कौन है जो द्विविस्थापन कर रही है, कौन है इसमें अभिक्रिया की जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बताइए कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें कोई विस्थापन अभिक्रिया है ही नहीं। 2Ag प्लस बी आर, ये दोनों बना 2Ag प्लस बी आर, ये भी कोई नहीं है, नहीं ये होगा नहीं तो ये है। फिर AgNO3 प्लस NaCl, अब देखो Agn क्या हो रहा है, ट्रांसफर, Agn सोडियम के साथ, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ, Agn किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ, और सोडियम के साथ क्या गया, NO3। तो देखो विस्थापन के मतलब है एक तत्व दूसरे तत्व के साथ विस्थापित हो गया, माने अलग हो गया, दूसरे साथ जुट गया। तो देखो ये बेचारा क्लोरीन के साथ जुड़ गया, ये सोडियम है जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, तो ये हमारा द्विविस्थापन कहलाएगा क्योंकि दो दो तत्वों का अदला बदली हुआ, दो दो तत्वों का अदला बदली हुआ, इसलिए द्विविस्थापन। इसमें देखिए इसमें भी हुआ विस्थापन, लेकिन इसमें एक ही तत्व का विस्थापित होना और इसमें दो तत्व का विस्थापित होना, पहला NO3 NaCl और Ag और Na के साथ विस्थापित हो गया, तो ये दो तत्व विस्थापित हुए इसलिए द्विविस्थापन ए कहलाएगा, प्लस सी ऑप्शन। चलिए 16 की देखिए, 16 की कहता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। बताइए एक ही पदार्थ के बीच जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, असंजक बल कहलाएगा कि ससंजक बल कहलाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा कि अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। जल्दी से बच्चे जवाब देंगे। आप कहेगा सर गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो पदार्थों के बीच अणुओं के बीच नहीं लगता गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो पिंडों के बीच लगती है, लेकिन ये कह रहा है पदार्थों के अणुओं के बीच, तो हमारे अणुओं के बीच जो बल लगेगा ये बल लगेगा, ये बल लगता है ससंजक बल लगता है, क्या लगता है, ससंजक बल, अर्थात ये आयनों का बल लगता है, बंधनों का एक बंधन बनती है, आयनों का बल लगती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। इसी तरह से सवाल वहां पूछेगा कि ससंजक बल लगता है, तो हाँ ऑप्शन मानना डायरेक्ट हाँ, ठीक है। 17 की सवाल, 17 की जो सवालें है अब यहाँ पे देख लेना, 17 की सवाले में कुछ चीजें नहीं दिख रही है तो थोड़ा इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए अब दिख रही है तो यहाँ पर इस सवाल को देखना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल भी है, बहुत प्यारा भी सवाल है। कहता है सभी रूपों में एस 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 पी 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 ओवरलैप सिग्मा बंधन, सिग्मा बॉन्ड जिसे बोलते हैं, कौन सा ऑर्बिटल बनाता है, कौन सा ऑर्बिटल बनाता है। खाली एस एस ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, क्या एस पी ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, क्या पी पी ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, क्या उपयुक्त में से सभी, तो भाई आपका सभी बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड जो है एस एस भी बनाएगा,
एस पी भी बनाएगा और पी पी भी बनाएगा। कौन? उपयुक्त में से सभी होगा। सिग्मा बॉन्ड जो है एस 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 पी पी और पी ये दोनों बॉन्ड बनाती है, बंधन बनाती है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए ऑर्बिटल में सभी आएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपकी। अगला सवाल है, बताएंगे ये अगले सवाल का जवाब देंगे। क्या बताएंगे कि शक्ति अर्थात पावर का ये सही मात्रा क्या होता है? वाट होता है, न्यूटन होता है, वोल्ट होता है कि जूल होता है? तो देखो सिंपल है, जूल किसका मात्रक होगा? कार्य का होगा और ऊर्जा के होगा। ठीक है, और वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का हो सकता है, विभव का हो सकता है, विभवांतर का हो सकता है। और न्यूटन किसका मात्रक हो सकता है? बल का मात्रक हो सकता है, भार का मात्रक हो सकता है न्यूटन, है ना। अब बचा तुम्हारा वाट, तो वाट केकर मात्रक है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। वाट का ऐसा ही मात्रा, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होती है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक सवाल आई है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक सवाल आई है, और सवाल क्या है जो देखिए, कहता है रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण के हम लोग उपयोग करते हैं? क्या बैरोमीटर का, क्या ग्लूकोमीटर का, क्या अस्फिग्नो नैग्नोमीटर का, क्या अस्पायरोमीटर का? किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसे हम लोग कहते हैं अस्फिग्नो नैनोमीटर, अस्फिग्नो नैनोमीटर। इनसे हम लोग ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? मापते हैं। चलिए 20 की सवाल है, 20 का सवाल है, 20 का सवाल है, कहता है यदि वस्तु का कोई विस्थापन, यदि वस्तु का कोई विस्थापन नहीं होता है तो कुल कार्य कितना होता है? कुल कार्य कितना होता है? क्या अधिकतम होगा, क्या ऋणात्मक होगी, क्या शून्य होगी, लगाए गए बल के बराबर होगा? तो बाबू हम बता देते हैं, विस्थापन है तो शून्य होगा, विस्थापन है तो क्या होगा? शून्य। विस्थापन है तो क्या होगा? शून्य। विस्थापन है तो क्या होगा? शून्य। ये बच्चे याद रखना, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 की सवाल है, 21 की सवाल है, और बहुत अच्छे सवाल है 21 की। एक क्या कह रहा है? कह रहा आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताइए, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देगा? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश का विक्षेपण के कारण, कि प्रकाश का परावर्तन के कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं होगा, विक्षेपण के कारण नहीं होगा, अपवर्तन के कारण भी नहीं होगा, तो प्रकीर्णन के कारण होगा। क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए 22वां सवाल, 22वां सवाल, 22वां सवाल जो है कहता है द्रव्यमान एम और वेग भी वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अर्थात के ई, काइनेटिक एनर्जी के ई का सूत्र होता है। क्या होता है? के ई बराबर एम जी एच होता है, एम भी होता है, कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है, कि हाफ एम स्क्वायर भी होता है। तो हम बता दें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर देखो सी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इस तरह से इतना सिंपल सवाल पूछेगा बाबू, सोच लो, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल पूछती भी है। ठीक है, 23 की सवाल है, क्या करिए समझेंगे। कहता है एक एंगस्ट्रम का मान मीटर में कितने हो सकता है? क्या 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर? तो हम बता दें एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है, और जैसे इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, तो हमें पूछा मीटर में, किसमें पूछा? मीटर में, तो हम मीटर में जवाब देंगे। किसमें देंगे? मीटर में जवाब देंगे। 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए सवाल ये है, ये क्या करिए, कह निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि उदाहरण है? इनमें कौन सदिश राशि है? भाई ये दूरी है, पहले ही अदिश राशि हो गया, क्योंकि क्यों है सर ये अदिश राशि? दूरी में केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, अर्थात ये हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, चाल, बेचारा चाल भी अदिश राशि है, क्योंकि ये हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं और शून्य नहीं होता, ये हमेशा धनात्मक होती है चाल।
फिर है द्रव्यमान, भाई द्रव्यमान भी अदिश राशि है, क्योंकि 2 kg और 2 kg जोड़ेंगे तो 4 kg होगा। अब रहा वेग, तो वेग हमारा सदिश राशि है, सदिश राशि है। वेग कभी शून्य हो जाता है, कभी माइनस हो जाती है, तो ये हो सकता है ये हो सकता है सदिश राशि है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। हम दूरी बताएं अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, तो वेग क्या है? सदिश राशि है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 24 का। चलिए 25 के सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 25 का भी सवाल है, देख लो, बहुत अच्छे सवाल हैं 25 का। कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को उसको भी एक्स भी कहा जाता है। तो बताइए एक्स क्या है? तो देखो यहाँ किसी वस्तु पर लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का ये सही मात्रक कैसे होता है? न्यूटन। तो बताइए इसमें खाली एक ही चीज पकड़ना कि इसमें और किसका मात्रक न्यूटन होता है? क्या भार का, आवेग का, त्वरण का, द्रव्यमान का? द्रव्यमान का ये सही मात्रक केजी होता है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसके बराबर नहीं होगा। आवेग का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इसका भी नहीं होगा। प्रति सेकेंड होता है, इसका भी नहीं होगा। आवेग। अब बचा न्यूटन, तो न्यूटन जो भार और बल और भार दोनों बराबर होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा भार। लेकिन मात्रक से हम पकड़ के बताए, लेकिन मात्रक से पकड़ना नहीं था, समझना था, लेकिन हम समझा दिए कि आपको मात्रक से ही समझना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मात्रक से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, है ना सवाल खतरनाक? अब आगे कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? कौन है जो विद्युत धारा पे तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रॉन पंखा, सॉरी इलेक्ट्रिक पंखा, की इलेक्ट्रिक हीटर, की इलेक्ट्रिक फ्यूज, की इलेक्ट्रिक आयरन? क्या होगा? बोलिए जल्दी से। कहता है विद्युत धारा के तापीय पर, मैंने ताप उसमें उतना नहीं है, दिक्कत नहीं करता है ताप में, तो एक ही चीज है, क्या? इलेक्ट्रॉनिक पंखा। इलेक्ट्रॉनिक पंखा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक हीटर लेंगे, तू तो हीट है ही है, उसमें प्रभाव पर तो है ही है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, फ्यूज भी पूरी तरह से फ्यूज किस पर काम करती है? विद्युत के तापीय पर। फिर इलेक्ट्रॉनिक आयरन, आयरन देखो, आयरन, आयरन जो आयरन मारते हैं हम लोग आयरन, वो भी विद्युतीय ताप पर निर्भर करती है। तो ये तीनों विद्युतीय ताप पर कर रही थी, कौन नहीं कर रहा था? तो ए ऑप्शन, तो इलेक्ट्रिक पंखा। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पंखा, क्योंकि उतना हीट नहीं करना रहता है उसे। 27 में क्या है बाबू? 27 में हमें है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित नियम है। क्या नियम है? जूल का नियम करता है, कि फैराडे का नियम करता है, कि न्यूटन का नियम करता है, कि ओम का नियम काम करती है? जल्दी से बताएंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव किससे संबंधित है? तो भाई ओम के नियम मत मार देना, आपका जूल के नियम पर काम करती है। किसके नाम पर काम पर? जूल के नियम पर काम करती है, बल्कि ओम के नियम पर नहीं, ये जूल के नियम पर काम करेगी। विद्युत धारा के क्या? तापीय प्रभाव। ठीक है, 28 की सवाल है। 28 की सवाल क्या है? 28 की सवाल क्या है, देखना। ठीक है, चलिए बबुआ 28 की सवाल है, क्या है? कहता है यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी हो जाती है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? मतलब ये फोकस दूरी दुगनी हो जाएगा, फोकस दूरी। और एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? 2r होती है। बोलिए अली, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? तो इसमें हम बताए हैं आपको, फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? इससे मिस्टेक हो रहा है। एफ बराबर जो होता है r/2 हो गया।
तो यहाँ पर हमने कहे कि यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए, माने फोकस एफ को दुगुना कर दिया जाए, एफ को दुगुना कर दिया जाए, दुगनी कर दी जाए, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो हम जानते हैं 2f, तो f बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए 2, और f बराबर क्या होता है r/2, तो 2 से 2 कट गया तो बोला r, तो क्या होगा, वही रह जाएगी, आधी हो जाती है कि दुगनी हो जाएगी कि 4 गुना हो जाएगी। तो भाई दुगनी हो गया, क्या हो गया, दुगुना। देखो सिंपल है, काटना नहीं था। बताइए कि हम कहें फोकस दुगनी, दुगनी हो गया, दुगनी हो गया, तो 2 इंटू r/2, ये भी क्या हो गया, दुगुना हो गया, क्या हो गया, दुगुना हो जाएगा। तो सिंपल है, दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, हमेशा याद रखना, दुगुना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अब अगला सवाल है आपका, अगला सवाल में क्या कहती है देखना। अगला सवाल में कह रहा अपवर्तन की घटना है, अपरिवर्तन की घटना है, अपरिवर्तन की घटना है। क्या घटना है कि प्रकाश का वापस लौटना, कि संघन माध्यम में प्रकाश का मुड़ना, कि प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, कि कणों द्वारा प्रकाश का फैलना, क्या होगा। तो अपरिवर्तन का एक ही कारण है कि संघन माध्यम में प्रकाश का मुड़ना, सघन माध्यम में प्रकाश का मुड़ना, सघन माध्यम में प्रकाश का मुड़ना हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, फैराडे होता है, कूलाम होता है। तो भाई कूलाम किसका एसआई मात्रक है, आवेश का, आवेश का एसआई मात्रक किसका है, कूलाम, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन हमें पूछ रहा है आवेश का एसआई मात्रक, तो क्या होगा, कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब 31 के सवाल कर रही है, अब 31 के सवाल कर रही है, अब 31 की सवाल कर रही है कि 0.1 सेकेंड में 340 मीटर पर सेकेंड की चाल से ध्वनि के लिए प्रतिध्वनि सुनने की अधिकतम दूरियां कितनी हो सकती है। देखो प्रतिध्वनि को सुनना है तो रिटर्न होती है, प्रतिध्वनि सुनना है तो रिटर्न होती है। तो हम जानते हैं कि दूरियां, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो देखिए प्रतिध्वनि है, ये लौट कर आती है, क्या होती है, लौट कर आती है, तो 1/2 गुणा करेंगे, चाल है, चाल कितना है, चाल कितना है 340, और आपका समय कितना है 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड, तो ये दशमलव हम क्या करेंगे, हटाएंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 1 0 से 1 0 और 17, तो यहाँ पर आपका 17 मीटर देखो दिया है, 17 मीटर होगा, क्या होगा, 17 मीटर होगा। इको साउंड जो द्वारा रिटर्न होकर के आती है, ठीक है। चलिए अब ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या है यहाँ पे समझिए। करण न्यूटन के गति के नियम में से किसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, किसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, पहला नियम को, दूसरा नियम को, तीसरा नियम को, कि गुरुत्वाकर्षण का नियम को, किसका कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। पहला नियम को कहा जाएगा, कि दूसरा नियम को कहा जाएगा, कि तीसरा नियम को कहा जाएगा, कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को कहा जाएगा, जल्दी से बोलें, जल्दी से बोलेंगे। तो हम बता दें कि जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो विराम में है वह विराम में ही रहेगी, जो गति में है वह गति में ही रहेगी जब तक बाहरी बल कार्य ना करे। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम में भी वही कहता है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, कहता है कार्य करने की किसकी पिंड की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, बल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, संवेग कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन आप लोग मारिएगा क्या चीज, शक्ति। तो शक्ति किस में लग रहा है, ऊर्जा किस में लग रहा है, शक्ति में ही ना, ऊर्जा किस में लग रही है, शक्ति में। बताइए आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगा, आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगा तो काम करेंगे, पावर आएगी। तो ए ऑप्शन ना होकर के आपका क्या बन जाएगा, शक्ति। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ठीक है।
कहता है गर्मियों में घरों की ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग से रंगने का क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत है, क्या बताएंगे? बेहतर दिखावट देता है, या सस्ता होता है, कि सफेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा को प्रवर्तित करती है, या सफेद सतह अधिकतम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है? क्या करती है? तो भाई हम जो बताएं वो बहुत ही अच्छा और सही है कि सफेद सतह जो है अधिक ऊष्मा को अपने ओर ऊर्जा को परावर्तित करती है, अपने ओर नहीं ऊर्जा। जैसे मान लो आप सफेद कपड़ा पहने हैं तो सफेद कपड़े पर या सफेद पेंटों पर प्रकाश तुरंत रिटर्न हो जाती है, माने ज्यादा प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, माने परावर्तित कर देती है। अधिकांश भाग को प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या करती है? परावर्तित कर देती है, इसलिए उजला पेंट करानी चाहिए। 35 की सवाल है, 35 की सवाल है कि पादप कोशिका भीति का प्रमुख घटक क्या है? क्या स्टार्च है, क्लोरोफिल है, कि सेल्यूलोज है, कि लिग्निन है? क्या है? लिग्निन है। तो हम सबसे अच्छा सवाल बताएंगे कि ये सेल्यूलोज है बबुआ, क्योंकि पादप कोशिका का कोशिका भीति किस चीज की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। 36 का सवाल कहता है मनुष्यों में श्वसन वर्णक हैं, क्या एटीपी है, हीमोग्लोबिन है, कैरोटीन है, कि एडीपी है? तो भाई वर्णक, श्वसन वर्णक जो हमारे नसों में, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में वर्णक हैं, वो किसके माध्यम से? तो आपको हीमोग्लोबिन के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से रक्त लाल दिखाई देगा। ठीक है, तो वर्णक पूछ रहा है तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। 37 की सवाल है, 37 की सवाल है, 37 की सवाल में कह रहा है किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? क्या केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, कि प्लास्टिड को? जल्दी से बताइए। लाइसोसोम जो है हमारे आत्महत्या की थैली है, और कोशिका का ऊर्जा ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा गृह किसे माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमको ऑप्शन तो पूछ रहा है आत्महत्या की थैली, कि केंद्रक जो है इसमें बहुत सारी चीज, तो सिंपल है, लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कही जाती है, ऊर्जा का, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। अब देखो पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, कहता है किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारियां का लक्षण है? किस अंग को प्रभावित करती है पीलिया? तो पीलिया जो है बाबू, पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करती है, लीवर को। किसको प्रभावित करता है? यकृत, लीवर को नुकसान पहुंचाती है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि कौन सा ऊतक टिश्यू त्वचा के नीचे पाया जाता है और इंसुलेटर, जिसे कुचालक कुचालक के रूप में कार्य करता है? और इंसुलेटर जो है उपकला होगा, कि तंत्रिका होगा, कि पेशीय ऊतक होगा, कि पेशीय ऊतक होगा, कि वसा ऊतक होगा? क्या होगा? जल्दी से बच्चे जवाब देंगे, बहुत ही आसान है। तो हम सबसे बताते हैं एडिपोज का, इंसुलेटर कह रहा है तो ये एडिपोज टिश्यू के कारण ही होता है, जिसे वसा ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा ऊतक कहते हैं। 40 का क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक है, कि संयोजी ऊतक है, कि पेशीय ऊतक है, कि तंत्रिका ऊतक है? तंत्रिका ऊतक तो होगा नहीं, पेशीय ऊतक ब्लड नहीं होगा, उपकला भी नहीं होगा, तो होगा क्या? संयोजी ऊतक है। क्या होगा? संयोजी ऊतक होगा। क्या होगा? संयोजी ऊतक होगा, बी ऑप्शन। चलिए 41 से कहता है जाइलम किसके संचालन से जुड़ा होता है? भोजन से, हार्मोन से, पानी से, अमोनिया अम्ल से? तो देखो जाइलम, पहले जा आ रहा है और यहाँ पर एक जाइलम के जगह पानी लिखा है, तो जल भी होनी चाहिए, तो जा से जाइलम, जा से जल, माने जल को लाने और ले जाने का कौन काम करता है? जाइलम। और भोजन को फ्लोयम करता है, भोजन को फ्लोयम, तो फ्लोयम जो है भोजन से रिलेटेड है, फ्लोयम जो है भोजन से रिलेटेड है, और जाइलम जो है जल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जाइलम जो है पानी का काम लाने और ले जाने का काम करती है पेड़ पौधों में। 42 क्वेश्चन है, कहता मानव शरीर में स्वादग्राही क्या पता लगाते हैं? स्वादग्राही क्या पता लगाते हैं? गंध, स्पर्श, प्रकाश, स्वाद, क्या पता लगाएंगे? जल्दी से बोलिए। तो भाई ये स्वाद सिंपल है कि ये स्वाद पता लगाएगा। क्या लगाएगा? स्वाद पता लगाएगा ना।
43 का क्वेश्चन कहता है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है स्थानांतरण? पूर्ण जनन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, कि प्रजनन कहलाती है, कि परागकण कहलाती है, जिसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये परागन कहलाती है, पॉलिनेशन होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और पराग कोश से वर्तिकाग्रता का स्थानांतरण करना हमारा परागकण कहलाती है, पॉलिनेशन। ठीक है, डी ऑप्शन होनी चाहिए। 44 को है एड्रेनालाइन कहता है एड्रेनालाइन है एक क्या है? एंजाइम है एड्रेलिन, और हार्मोन है कि तंत्रिका, कोशिका है कि ग्रंथि है। तो भाई एड्रेनालाइन जो है हमारा हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, एक प्रकार से हार्मोन है। 45 का क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल कि मानव शरीर के किस भाग में अधिकतम अवशोषण के लिए विली जिसे बिलाई कहते हैं, बिलाई होते हैं? छोटी आंत, पेट, ग्रास नली की बड़ी आंत में? कहां पर ये होती है बिलाई? सिंपल से जवाब दो, कहां पर बिलाई होगी? तो ये सबसे अच्छा है कि हमारी भोजन जब पेट से पचकर जाती है छोटी आंत में, तो काम यही करती है बिलाई। भोजन को पचाने का काम जो है बिलाई के माध्यम से ही छोटी आंत में अच्छे से भोजन पच पाते हैं, तो छोटी आंत होगा, ये छोटी आंत में होता है। ठीक है। 46 कहता है समुद्रीय शैवाल से कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? समुद्रीय से कौन सा प्रचुर मात्रा में? लोहा लिख लेगा, क्लोरीन लिख लेगा, ब्रोमीन लिख लेगा, आयोडीन लिख लेगा। भाई आयोडीन लिख लेगा, नमक निकलती है। ठीक है, तो कहेंगे प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में समुद्र से आयोडीन निकलती है। क्या निकलती है? आयोडीन निकलती है, डी ऑप्शन होगा। 47 कहता है पत्ती का तने जैसा भाग जो ब्लेड को तने से जोड़ता है क्या कहलाता है? शीशा कहलाता है, अनुपर्ण कहलाता है, मध्य शीशा कहलाती है, कि पर्णवृंत कहलाती है? तो पर्णवृंत कहलाएगा, पर्णवृंत कहलाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। 48 का है कहता वह प्रक्रिया जहां पानी जमीन में रिश्ता है क्या कहलाता है? वाष्पीकरण तो होगा नहीं, काहे कि ऊपर जाता है। वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, ये भी ऊपर की काम है पेड़ पौधे के। ऊर्ध्वपातन भी ये ऊपर जाता है। तो कहता है जमीन के अंदर रिश्ता है, तो रिश्ता कौन है? अंतः स्वदन, जिसे हम लोग कहते हैं छानना। जैसे सिंपल है कि तुम ये छछनी है, इसमें बालू भर दो, इसमें क्या कर दो? बालू भर दो, और इसमें बालू भरोगे, इसमें जल डालोगे तो नीचे ना आएगा बाबू। तो पृथ्वी के अंदर भी उसी तरह से नदियां में होती है। तो हो गया अंतः स्तन क्रियाएं। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या कहलाएगा? डी ऑप्शन कहलाएगी। फिर आगे है जीवों का सबसे बड़ा जगत वर्गीकरण, जिसे WH हेकेटर के अनुसार कौन होगा? 3 होगा, 4 होगा, कि 5वां होगा, कि 6वां होगा? तो सबसे बड़ा जगत 5वां था। सबसे बड़ा जगत कौन था? 5वां था। चलिए अब 50 सवाल है। 50 सवाल जो है 50वां सवाल है कि डेंड्राइट और एक्सॉन किसके भाग हैं? नेफ्रॉन का, गुर्दे का, केंद्रक का, न्यूरॉन्स का? किसके भाग होते हैं? किसके भाग हो गए? जल्दी से बताइए। तो सब कोई बच्चा जानता है न्यूरॉन्स का, सब बच्चा जानते हैं किसके भाग होते हैं? न्यूरॉन्स का भाग होते हैं। तो ये 50 सवाल था मेरे मेरे प्यारे बच्चों, और ये 50 सवाल जो है ये आप पढ़ के जाइए, एक ग्रुप डी में जरूर पूछेगी। और उन बच्चों से भी कहते हैं जो बच्चों नहीं, तो इन वीडियो को देखा करो, अंत तक देखा करो, जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए घबराने ही नहीं चाहिए। तो इन 50 सवालों को आप पढ़ेंगे और अच्छे से समझना, ये एक ना एक सवाल इसमें क्या मिल ही जाएगा। इतने अच्छे सवाल से बनाए गए हैं, बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छे थोड़ा मेहनत कीजिए, जिससे आपके RRB जो है ना उसमें लड़े, ग्रुप डी में लड़े, क्योंकि 9th और 10th के सिलेबस से उठा के पूछती है, साइंस पूछती है कि नहीं। और अभी जो पूछ रही है हाल फिलहाल में जो एग्जाम में पूछ रही है करंट अफेयर जरूर पढ़ो। करंट अफेयर पढ़ोगे तभी ग्रुप डी में तू सवाल जीके को मार के आ पाओगे। और जीएस तो बाबू आपको दे रहे हैं, जीके भी देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले आप जीएस हमने 50 सवाल दिए, इसके बाद आप जीके उस सवाल को देंगे। ठीक है, चलिए